की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले इंडो पैसिफिक की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे मैंने इंडो पैसिफिक एज अ बायो जियोग्राफिकल कंसेप्ट आपको समझाया है और शुरुआत की कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं, जैसे इंडो पैसिफिक के सब डिविजन्स मैंने कवर कर दिए हैं। जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इंडो डिवीज़न का मैंने कवर कर दिया है, इंडो पैसिफिक डिवीज़न का। चाइना का यहाँ पे क्या रोल है उसको मैंने डिस्कस किया है। साथ साथ दोस्तों इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, सागर डॉक्ट्राइन क्या है इंडिया की, यूएस की ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है इंडो पैसिफिक को लेके, जर्मनी की क्या अप्रोच है इंडो पैसिफिक को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। ये सेकंड वीडियो है जहां पे मैं इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का व्यू पॉइंट बताऊंगा मैं इंडो पैसिफिक को लेके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूएस कैसे इसमें इन्वॉल्व है इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अगर आपको जाननी है दोस्तों, तो 2018 में सिंगापुर में एक स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सागर डॉक्ट्राइन के बारे में बताया था। सागर ओशन है, बट सागर का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कुछ हद तक इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को यहाँ पे बता रहा है। इंडिया की सागर डॉक्ट्राइन, और यहाँ पे मैं आपको सागर डॉक्ट्राइन बता रहा हूँ दोस्तों, और ये जो सागर डॉक्ट्राइन है वो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे मोदी जी ने क्या बोला है कि हम एस्पायर करते हैं कि हम एंड टू एंड सप्लाई चेन बनाएंगे और हम किसी भी एक सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। सीधे सीधे रेफरेंस जा रहा है चाइना पे। दुनिया भर की सप्लाई चेन चाइना पे डिपेंडेंट है, जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इंडिया। साथ साथ एक इक्वल पार्टनरशिप के हिसाब से चलेंगे, एक ऐसा इंडो पैसिफिक का इलाका जो कि नॉर्म्स और रूल्स से गवर्न हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, ओपन कनेक्टिविटी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी के लिए इज्जत हो। अब ये सब चीज़ें चाइना की बेसिक अप्रोच के अगेंस्ट जाती हैं। ना ही चाइना नॉर्म से चलता है, ना ही चाइना रूल से चलता है। आप देख लीजिए साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उनक्लोज ने चाइना ने मानने से मना कर दिया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से देखा जाए तो वियतनाम की बोट्स अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घूमती हैं, चाइना उनको डुबो देता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे रूल्स को जिसको इंडिया अपने सागर डॉक्ट्राइन में प्रमोट कर रहा है, चाइना उनको निगेट करता है। 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुई बैंकॉक में, और वहां पे इस सागर डॉक्ट्रिन को आइडिया को थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया मोदी जी ने, और इन्होंने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को अनाउंस किया। ये भी हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसमें 7 पिलर्स पे फोकस किया गया रूल बेस्ड रीजनल आर्किटेक्चर के साथ। ये 7 पिलर्स क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, और ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये है वो 7 पिलर्स जिसके बारे में मोदी साहब ने 2019 में ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक में बोला। तो 2018 में सागर डॉक्ट्राइन प्रोमुलगेट हुई जब मोदी जी ने स्पीच दी सिंगापुर में, और 2019 में जब ईस्ट एशिया समिट हुआ बैंकॉक में तो मोदी जी ने दिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जो कि सागर डॉक्ट्रिन को आगे लेके जा रहा है, जिसमें ये 7 अप्रोचेस हैं। अब इंडिया ने सागर डॉक्ट्रिन तो दे दी, बट इस सागर डॉक्ट्रिन के चलते इंडिया ने किया क्या है? बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया ने। इंडिया पहली बात तो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह उभर के सामने आया है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंडो पैसिफिक के इलाके में, खासकर ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशन में इंडिया ने इन्फोर्स किया है। पीस कीपिंग एफर्ट्स को लीड किया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को गल्फ ऑफ एडन में लीड किया है। पार्टनर कंट्रीज को इक्विपमेंट और ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हमने प्रोवाइड किए। पास्ट 6 ईयर्स में कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स दिए गए आधे डजन, यानी 6 कंट्रीज को, जिसमें मॉरिशस, सेचेल्स, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। ये सारी कंट्री इंडिया की पेट्रोल बोट्स का इस्तेमाल करती हैं। मोजाम्बिक और तंजानिया भी इंडिया की पेट्रोल बोट्स का इस्तेमाल करती हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में इंडिया बहुत आगे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन राहत हुआ था यमन में 2015 में, जहाँ पे 6,710 पर्सन्स को बचाया गया, जिसमें से 1,947 पर्सन्स 40 दूसरी कंट्रीज के थे। जब साइक्लोन आया श्रीलंका में 2016 में, तब इंडिया ने मदद की। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया 2019 में, तब इंडिया ने मदद की। मोजाम्बिक में साइक्लोन इडाई आया, फ्लडिंग हुई, लैंडस्लाइड्स आया मदागास्कर में, यहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व था मदद करने के लिए। फिर इंडिया ने एक कॉलिशन बना रखा है यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसका नाम है
कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको को फाउंड किया था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने 2019 में, बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में दो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे इंडिया को फाउंडर है, पहला है इंटरनेशनल सोलर अलाउंस और दूसरा है कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हो सके तो ISA और CDRI, इसको ध्यान रखिएगा। ISA क्या करता है, रेन्यूएबल और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और CDRI कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके चलते इंडिया अपने रीजनल कमिटमेंट साथ साथ दुनिया भर की कंट्रीज को एक कॉल दे रहा है कि ग्लोबल कमिटमेंट को पूरा किया जाए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। जब कोविड-19 पैंडेमिक ने हिट किया तो इंडिया ने अपने इमीडिएट नेबरहुड में मदद भेजी, कुवैत, मालदीव्स, यहाँ पे मेडिकल टीम्स भेजी गई। जब लॉकडाउन लग गया था, मॉरिशस, सेचेल्स, मदागास्कर और कोमोरोस जैसी छोटी कंट्री में खाने की कमी थी, इंडिया ने वहाँ पे खाना भेजा। कहीं ना कहीं इन छोटी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, सप्लाई चेन्स को प्रोवाइड किया है इंडिया ने। तो नो डाउट इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने इमीडिएट नेबरहुड में इम्प्लीमेंट किया है। तो सागर डॉक्ट्राइन और ये जो इंडियन ओशन जो इनिशिएटिव था, मैं नाम भूल गया हूँ, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये दो नाम याद रखिएगा। इन दो नाम के तहत इंडिया जो प्रीच कर रहा है दुनिया को, इंडिया वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक एज द US ग्रैंड स्ट्रेटजी। देखिए, इंडो पैसिफिक को लेके रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि USA बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो ने तो एक लिटरली जंग सी छेड़ दी है, किसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। लेकिन शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है वो इतना एग्रेसिवली नहीं बढ़ाया था। इंडो पैसिफिक आज का नहीं, बहुत पुराना कंसेप्ट है। इंडो पैसिफिक के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि ये जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, जो कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, नीचे लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिए, वो इलाका बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इस इलाके पे किसी भी कंट्री का हेगेमोनिक कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और खासकर यहाँ पे चाइना के हेगेमोनिक कंट्रोल को रोकने की कोशिश कर रहा था USA। ये एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इलाका है इंडो पैसिफिक का। यहाँ पे ग्लोबल कॉमन्स, रूल बेस्ड ऑर्डर और कहीं ना कहीं USA की चलनी चाहिए, ऐसा लगता है USA को। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर चाइना डोमिनेट होगा तो USA की चलेगी नहीं। प्लस USA यहाँ पे एक ओपन इकोनॉमिक रिजीम रखना चाहता है और एक लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर रखना चाहता है। लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी से है। ओपन इकोनॉमिक रिजाइम का मतलब यहाँ पे है कि इकोनॉमी ओपन। और वैसे तो देखा जाए तो चाइना भी एक ओपन इकोनॉमी मॉडल को ही फॉलो करता है, बट कहीं ना कहीं चाइना डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। अमेरिका इस हद तक डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाता है। फिर कहीं ना कहीं इस इलाके में US के इंटरेस्ट बचे रहें, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो इतना अपना कंट्रोल ना बना लें कि भैया USA या उसके अलाइज को खतरा हो। और USA के अलाइज में अब इंडिया भी एक अलाई बन के आ चुका है। एशियन की बहुत सी कंट्री भी USA की अलाइज हैं। तो इस इलाके में USA मिलिट्री रिलेशंस कर रहा है, ट्रेड रिलेशंस कर रहा है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहे, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इलाका है इंडो पैसिफिक का, इसका कंट्रोल किसी एक कंट्री के हाथ में ना आ जाए, इस बात की पूरी श्योरिटी रखने की कोशिश कर रहा है USA। तो USA एशियन इकोनॉमीज के साथ रिलेशंस अच्छे कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में मल्टीलैटरल पार्टनरशिप करी जा रही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में USA ने पार्टिसिपेट किया। लोअर मैकोंग इनिशिएटिव चलाया गया ऐसी जगहों पे इन्वॉल्व करने के लिए जहां पे USA की ट्रेडिशनल प्रेजेंस शुरू से कम रही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था, सुनने में आ रहा है कि जो बाइडेन उसको फिर से शुरू करेंगे। पहले जो बॉर्डर रिलेटेड बैरियर्स से फ्री ट्रेड को, उसको हटाने की बात कर रहा है USA, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये सब अच्छी अच्छी बात है और कहीं ना कहीं USA अपने एंगेजमेंट को एशियान के साथ बढ़ा रहा है। 2020 में 5th एनिवर्सरी थी US एशियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो इंडो पैसिफिक में जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है USA के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट एशियान है USA के लिए, क्योंकि एशियान चाइना का इमीडिएट नेबरहुड है और कहीं ना कहीं एशियान का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं USA को पता है कि चाइना की इस इलाके में बहुत चलती है, तो US अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ चाइना की हेगेमोनी को कंट्रोल करना चाहता है। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो के राज में तो भैया बिल्कुल ओपन कन्फ्रंटेशन पे उतर आए, बस लड़ाई नहीं हुई है। जर्मनी की बात की जाए, कहीं ना कहीं अगर आप इंडो पैसिफिक के रिकॉग्निशन की बात करो तो यूरोप में दो ही कंट्रीज हैं जो इंडो पैसिफिक को अभी के लिए मान रही है, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। अब ये ऐसा नहीं है
कि जर्मनी इंडिया का कोई बहुत बड़ा दोस्त है या इंडिया के फेवर में कुछ काम करना चाहता है, इसलिए जर्मनी इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को मान रहा है। कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फ्रांस, एशियान, ये ऐसे ग्रुप्स हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होने वाली हैं आगे समय में। ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड की बात कर लीजिए, आप मार्केट की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जर्मनी भी इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट फिर भी देखिए दोस्तों, यूरोप में कहीं ना कहीं एक डर है इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि यूरोप की बहुत सी कंट्रीज को लगता है कि अगर हम इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एंटी चाइना नजर आएंगे, और वो एंटी चाइना नजर नहीं आते क्योंकि चाइना से सबको डर लगता है बिकॉज ऑफ इस इकोनॉमिक माइट। तो यूरोप के अंदर ये इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट आगे बढ़े, इसमें देखिए अभी थोड़ा समय है, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमीज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यूरोप की, वो बहुत हद तक चाइना के साथ जुड़ी हुई हैं इकोनॉमिकली, तो वो ओपनली आप इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को इम्बाइब नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात करो, अभी ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी कंट्री वैसे तो क्वाड के मेंबर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया की, बट उन्होंने भी RCEP ज्वाइन कर लिया है। तो RCEP जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तरह निकल के आया सामने, इंडो पैसिफिक में हम सीधे सीधे एक इकोनॉमिक अलायंस ना बना के भी नेगोशिएशन, बैकडोर नेगोशिएशंस के थ्रू ट्रेड और कल्चरल इंटरेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सागर डॉक्ट्रिन और एक इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव 2018 और जो 2019 में जो दो चीज़ें दी गई, जिससे इंडिया का इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर पता चलता है, क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक की फील्ड में क्या चाहता है, क्या बोलता है और क्या करता है, ये हमें इस आर्टिकल में सीखने मिला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।